हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिखा गहराना और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट किन किन चैलेंजेस का सामना करता है और किस तरह फिजियोथेरेपिस्ट, फ्रेंड्स एंड फैमिली की मदद से वह इन चुनौतियों का सामना करते हुए महज कुछ ही दिनों में खुद को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। मेरा लास्ट वीडियो टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में था, जिसमें आपको नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है तथा इम्प्लांट्स के बारे में डिटेल में समझाया गया है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैलेंजेस पोस्ट टीकेआर। सो टीकेआर सर्जरी होने के बाद जब पेशेंट अपने घर पे आ जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं पेशेंट के माइंड में। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को हर पॉइंट के बारे में डॉक्टर्स को, फिजियोथेरेपिस्ट को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, सभी को इन्फॉर्म करना होगा, राइट। जैसे पेन का समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी जो टाँकें हैं वहाँ पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं बनना चाहिए। आपको नी के मूवमेंट्स पे काम करना होता है। तो अब हमें घुटने को पूरा सीधा और जितनी हद तक हम मोड़ सकते हैं वो हमें वापस लाना होता है। अब पेशेंट को डर होता है कि वो अपने घुटनों पे कैसे खड़ा हो, पूरा वजन डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा। पेशेंट का चलने का पैटर्न, चाल में खराबी आना ऑस्टियोआर्थराइटिस की एडवांस स्टेटस का एक साइन रहता है, एक सिम्टम रहता है। आपको अब पेशेंट को दोबारा से नए पैटर्न से चलना सिखाना होता है। पेशेंट की स्टेबिलिटी, बैलेंस जो होता है बहुत पुअर हो जाता है, कोर कंट्रोल नहीं होता है। ये सब चीज़ें आपको फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो ट्रेन करते हैं। मसल टाइटनेस, फ्लेक्शन एटीट्यूड के बारे में हम बात करेंगे। फॉल प्रिवेंशन के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जो आपको पेशेंट को डे 1 से डे 0 से आपको बतानी होंगी। पेशेंट के लिए साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पेशेंट को मोटिवेटेड रखना होगा पूरे समय फिजियोथेरेपी के लिए, क्योंकि पेशेंट जितने अच्छे से एक्सरसाइज करेगा उतना अच्छा आउटकम आएगा। और जब चीज़ों का आउटकम अच्छा आएगा तभी पेशेंट वांट्स टू डू मोर। और जब आप मोर करोगे आपकी इंडिपेंडेंसी अचीव करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। फर्स्ट चैलेंज जो हर पेशेंट के लिए रहता है वो होता है पेन। पेन को मैनेज करना प्रायोरिटी रहती है। पेन मैनेज करने के लिए आपको डॉक्टर्स के द्वारा कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, एनसेड्स दिए जाते हैं जो कि आपकी पेन और स्वेलिंग जो आई होती है अराउंड द नी जॉइंट उसको कम करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी से मतलब है मेरा आपका कूलिंग जेल पैड। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के जो है हमें मार्केट में जेल पैड्स अवेलेबल होते हैं। आपको जेल आइस, डायरेक्ट आइस आप अपने नी पे नहीं लगाएंगे कभी भी। हमेशा आपको जेल फॉर्म से ही, जेल पैक के थ्रू ही आइस पैक अप्लाई करना होगा। आइस पैक आप 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे अपने नी के ऊपर। आइस पैक का बेनिफिट ये होता है, ये आपके पेन को कम करता है, प्लस मसल्स की हीलिंग, टिश्यूज की हीलिंग को बहुत बेटर करता है। इसके साथ साथ आपको अर्ली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज शुरू करनी होगी नी जॉइंट के नीचे, नी जॉइंट पे। जैसे कि आपको सिखाया होगा घुटना दबाने वाली एक्सरसाइज, घुटना मोड़ने वाली एक्सरसाइज। आगे आने वाले वीडियोस में हम एक्सरसाइज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आपको इनिशिएट करनी होगी एक्सरसाइज टू द अदर जॉइंट, मतलब आपका एंकल जॉइंट, योर हिप जॉइंट, हैंड्स के जॉइंट, इन सब पे भी आपको एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना होगा। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका नी आफ्टर योर सर्जरी इन्फेक्शन में जा रहा है तो आपकी सर्जरी का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगेन इन्फेक्शन में जाएगा। आपको नी को कुछ टाइम के लिए हम स्टेबल कर देंगे, मूवमेंट्स बंद कर देंगे। आपकी रिकवरी जो है वो बहुत डिले होने लगेगी और काफ़ी टाइम जो होता है इन्फेक्शन बहुत डिट्रियोटिंग स्टेज हो जाती है पेशेंट के लिए। इन्फेक्शन को कंट्रोल करना बहुत इजी है, कुछ सिंपल मेजर्स लेने होते हैं, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं अभी। अगर आपकी सर्जरी हुई है, आपके पैर कुछ इस तरह से लाल लाल, पिंक पिंक, पर्पल आपको दिख रहे हैं,
देयर इज नो हार्म, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। माइल्ड रेडनेस, माइल्ड पर्पलनेस इज कंसीडर नॉर्मल, बिकॉज आपको हमने एक इंसीजन दिया है। इंसीजन देने की वजह से जो माइक्रो कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी धमनियाँ जो हैं आपकी, छोटी छोटी आर्टरीज जो हैं, कैपिलरीज जो है, माइक्रो कैपिलरीज, उनमें थोड़ा बहुत डैमेज हुआ होता है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि ये जो लाल रंग का आपको ब्लड जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता है। सेम क्योंकि हम आपकी ब्लड थिनर मेडिसिन भी इस टाइम पे चला रहे हैं, उसकी वजह से भी ऐसे पर्पलिश रेड निशान जो है आपको मार्क्स देखने को मिलते हैं अपनी स्किन में। सो दिस थिंग्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन आपको कब आपको अलर्ट रहना है, कैसे, कि क्या प्रॉब्लम बन रही है। अगर आप देखते हो आपकी नी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, बहुत रेड हो चुका है, टेम्परेचर, अगर आप नी पे हाथ लगा रहे हो, आप फाइंड कर रहे हो कि उस एरिया का टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, फीवर आ रहा है अगर आपको, और अगर आपके टाँकों में से कोई भी डिस्चार्ज या फिर पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको दीज आर द अलर्ट साइंस, आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा कि मेरे को नी में ये प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट दे कैन सी फर्दर कि आपके नी को कैसे उन्हें मैनेज करना है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन सिर्फ इतना कहता है कि आप अपने टाँकों का ध्यान रखिए। टाँके आपके कच्चे हैं तो उनमें पानी मत जाने दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको वाटर इस एरिया में नहीं अप्लाई करना है। और उसके अलावा टाँकों की जो हीलिंग है वो अपने आप चलती रहती है। कुछ आपके टाँके जिस समय लगते हैं तब से लगना शुरू हो जाते हैं, और कुछ 2 हफ्ते में आपके टाँकों की हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। नी के रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। सी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद एक बहुत प्राइमरी कंप्लेंट जो होती है कि पेशेंट पेन में होता है। पेशेंट जब भी पेन में होगा, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पेन में कभी भी पेशेंट आपको मूवमेंट्स नहीं अलाउ करेगा, घुटना सीधा करना, घुटना बेंड करना अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसे समय में फैमिली को भी ध्यान में रखना होगा। फिजियोथेरेपिस्ट विल एडवाइस यू कि आपको पहले एक्सरसाइज करने से पहले आइस पैक्स अप्लाई करने हैं ताकि आपका पेन कम रहे। आप कम पेन में हो, आप तभी सिर्फ अलाउ करोगे एक्सरसाइज करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट्स का कंप्लेन ये होता है, फैमिली का कंप्लेन होता है कि पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन है। तो हमें हमेशा पेन को जो है वो एक प्रायोरिटी रखनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट ये एक्टिविटी नहीं कर रहा है एंड रीज़न है पेन। सो आइस पैक्स को आप प्रायोरिटी दोगे। नॉर्मली हमारा जो नी होता है, सामान्य घुटना जो होता है, 0 डिग्री तक पूरा सीधा हो जाता है और 130 टू 155 डिग्री तक उसमें बेंडिंग देखने को मिलती है। बट जब आपका घुटना आर्टिफिशियल होता है, जब आप नी रिप्लेसमेंट करा लेते हो, तो वो 0 डिग्री तक सीधा है, और अगर 110 टू 120 डिग्री भी उसका मूवमेंट है बेंडिंग में, तो दैट इज कंसिडर्ड एज एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि आप अपनी लाइफ के, अपनी डेली एक्टिविटीज़ की सारी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट होता है हमारा कि पेशेंट को अब अपने रिप्लेस्ड हुए जॉइंट्स पे खड़ा करना है। सो पेशेंट बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि हमेशा दिमाग में यही रहता है, अरे कुछ आर्टिफिशियल है मेरे घुटनों में। तो आपको पहले पेशेंट को काउंसिल करना होता है, उसको अगेन बताना होता है कि क्या मटेरियल हमने आपको यूज़ किया है और किस तरह से उसका फुल वेट डालना उसके इम्प्लांट के लिए, उसके रिप्लेस जॉइंट के लिए अच्छा है। पहले आप उसे ये गाइड करेंगे। सो खड़ा करने के लिए आपको वॉकर की मदद लेनी होती है। वॉकर की मदद से आप पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं, और खड़ा करने के बाद आप पेशेंट को कुछ स्टेप्स चलाते हैं ताकि पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है कि येस आई एम स्टैंडिंग ऑन माई ओन लेग्स, राइट। सो असिस्टिव डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वॉकर होता है हमारा, स्टिक हो सकती है। फिर धीरे धीरे जब पेशेंट चलना शुरू कर देता है, उसके बाद हमारा मेन कंसर्न होता है पेशेंट को गेट पैटर्न टीच करना, गेट को री एजुकेट करना, क्योंकि जब पेशेंट के घुटने खराब होते हैं तो उसकी चाल बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो अब हमें पेशेंट को नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न में लाना होता है, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हर पेशेंट का नी, बैक जो होता है ड्यूरिंग द अर्थराइटिस एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। सो गेट री एजुकेशन जो होता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है,
क्योंकि जब आप चल के आओगे, राइट, आफ्टर योर सर्जरी 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, तो लोगों को जज नहीं होना चाहिए कि आपके घुटने पहले खराब थे। सो गेट रीएजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुअर बैलेंस और स्टेबिलिटी का इश्यूज देखने को मिलता है पेशेंट्स में। पुअर कोर कंट्रोल होता है, पेशेंट जो होता है स्टेबिलिटी हैम्पर्ड हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब घुटने खराब होते हैं तो पेशेंट एक अलग सा ही ब्रॉड बेस में चले जाते हैं, या जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं और आप सिर्फ अपनी बॉडी को कंपनसेट करते हो। ठीक है, सो कंपनसेट करने में आप, अगर ट्रंक आपका लेफ्ट साइड ज़्यादा जा रहा है तो आप राइट साइड के लेग को ज़्यादा लिफ्ट करने लगते हो। सो इस वजह से स्टेबिलिटी बैलेंस इश्यू आने लगते हैं। कोर कंट्रोल, आपकी बैक मसल्स जो होती हैं, स्पाइनल मसल्स जो होती हैं, वो बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो आपको पेशेंट को टीच करना होता है कि वो अपने स्पाइन को कैसे स्ट्रेट रखेगा, कैसे वो अपनी बैक की मसल्स को यूज करेगा ड्यूरिंग द वॉक। अगेन द मसल टाइटनेस एंड द फ्लेक्शन एटीट्यूड। सो पहले समझते हैं कि फ्लेक्शन एटीट्यूड या टाइटनेस क्या है। सी, आप ये एरिया देख रहे हो बिटवीन द बेड मैट्रेस एंड द नी, आप देख रहे हो कि कुछ एक हाथ आपका पूरा अंदर जा सकता है, इतना गैप आपको दिख रहा है। तो इसे हम बोलते हैं मसल टाइटनेस, जब पेशेंट पूरी तरह अपने घुटनों को पलंग से नहीं लगवा पाता है। तो मसल टाइटनेस कम करने के लिए सबसे इफेक्टिव होता है कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की बात सुनिए, अच्छे से एक्सरसाइज करिए। कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइज होंगे जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बोलेंगे कि आप नी मसल्स को स्ट्रेच करते रहिए, घुटना दबाने वाली एक्सरसाइज अच्छे से करिए। प्लस आपको आइस पैक्स अच्छे से लगाना होगा ताकि आपकी मसल हीलिंग बेटर हो, पेन कम हो। पेन अगर कम होता है तो आप बहुत अच्छे से अपनी मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेशेंट को पूरे दिन एक्टिव रखना है। ऐसा नहीं कि अगर पेशेंट टीकेआर हुआ है और पेशेंट अगर बेड पे रह रहा है तो उसकी मसल टाइटनेस, उसका पेन का प्रॉब्लम, स्टिफनेस का प्रॉब्लम चला जाएगा। बिल्कुल नहीं, जब तक कि पेशेंट अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, एक्टिव रहने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपका मसल टाइटनेस नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वॉशरूम खुद से जाइए, आप डाइनिंग टेबल पर बैठ के मील लीजिए, पैर लटकाइए दिन में, बुक्स रीड करिए, कीप योर सेल्फ एक्टिव एंड बिजी, राइट। रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, सो जब भी आप कोई एक्टिविटी पूरा कर रहे हो उसके बाद आप 2 घंटे का रेस्ट इजीली ले सकते हैं, और एज पर योर कंप्लायंस आप आराम से अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि एक्टिव रहे। फॉल प्रिवेंशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपने ध्यान रखना है, बिकॉज अगर एक भी फॉल होता है, अगर आप फॉल की तरफ जाते हो तो आपकी सर्जरी पूरी तरह डैमेज हो जाएगी, राइट। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी चल रहे हो, पलंग से उठ रहे हो, देयर शुड बी समवन विद यू, आपके साथ कोई होना चाहिए जो आपकी वॉकिंग में हेल्प करे या आपको ऑब्जर्व करता है। इफ़ यू डोंट रिक्वायर हेल्प, वो आपको ऑब्जर्व करता रहे, आपके साथ चले कि इन केस अगर कोई दिक्कत होती है तो यू आर सपोर्टेड बाय अ पर्सन। आप अवॉइड करोगे स्लिपरी फुटवेयर, कंफर्टेबल फुटवेयर आपको पहनना होगा। फ्लोर पे ध्यान रखिए कि जहाँ पेशेंट को वॉक करना है वहाँ एक्स्ट्रा वायर केबल्स नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो फॉल्स देखने को मिलते हैं वो वॉशरूम में सबसे ज़्यादा होते हैं। सो आपको ध्यान रखना होगा बाथरूम का फर्श कभी भी गीला नहीं रहना चाहिए। सो ये कुछ फॉल प्रिवेंशन टिप्स हैं, अगर आप इन्हें यूज़ करते हो, इन्हें अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, तो आपकी सर्जरी में फॉल होने के चांसेस आप पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या होता है, काफ़ी बार कुछ ऐसे टाइमिंग्स भी आते हैं जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, ठीक है, कि नहीं हो पा रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ या मेरी वॉक अच्छी नहीं होनी है। उस समय फिजियोथेरेपिस्ट का और फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पेशेंट को मोटिवेट रखने में। आप उसे इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे। सिंपल है कैसे देना है, आपको पेशेंट को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है उसके अंदर। सो इट्स वेरी सिंपल। अगर आप देखते हो कि पेशेंट आज खड़ा हुआ है, ठीक है, वॉकर की मदद से खुद से अगर खड़ा हुआ है, आपको उसे बताना है, ओ आज आपने ये अचीव किया। पेशेंट अगर खुद से चल रहा है, ठीक है, विदाउट एनीवन सपोर्ट, वॉकर पे खुद से चल रहे हैं, ओनली अंडर सुपरविजन, आपको उन्हें फीडबैक देना है।
पेशेंट खुद से उठना बैठना शुरू कर रहा है, उसे फीडबैक दीजिए। सो जब आप पेशेंट को फीडबैक देते हैं टू द एक्टिविटीज जो पहले वो नहीं कर पाता था और अब वो इजीली कर पा रहे हैं, पेशेंट गेट्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव कॉन्फिडेंस। सो वो देना बहुत ज़रूरी है ताकि पेशेंट पूरे टाइम मोटिवेटेड रखे अपने आप को फिजियोथेरेपी के लिए। So I hope this video helped you out in understanding the challenges of TKR patient. So TKR patients के जो challenges होते हैं वो सिर्फ patient तक ही limited नहीं होते हैं, patient की family को भी उसमें पूरा participate करना होता है, क्योंकि पेशेंट को इनिशियल डेज में डिपेंडेंसी की नीड होती है। तो टारगेट फिजियोथेरेपिस्ट का, फैमिली का, सभी का यही होता है कि धीरे धीरे आप पेशेंट को एक डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी वाली स्टेज में ले जाएं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट का मोरल जो है वो हाई रखें, मोटिवेटेड रखें पेशेंट को। समटाइम्स अगर पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो उसे कंपेयर करके बताइए कि आप पहले क्या कर पा रहे थे, आज क्या कर पा रहे हैं, सो दैट पेशेंट विल गेन मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस और धीरे धीरे उनकी वॉक, उनका बैठना उठना, उनका डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको TKR से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मुझे मेल में लिख सकते हैं सो दैट आई विल गिव यू आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।